हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल मार्क्स क्लासेस। आज एक ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ चुनिंदा फॉर्मूलाज हमको लर्न करने और फॉर्मूलाज के लर्न करते ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कहना क्या चाहता है आपसे। देखो, कैपिटल का मतलब क्या है? वो सारा पैसा जो कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है। मनी दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। सीधी सी बात है, वो सारा पैसा जो मैंने अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है वो मेरी कैपिटल है। अब कैपिटल आएगी किस किस फॉर्म से, मतलब कौन कौन मुझे कैपिटल दे सकता है, कौन कौन है मेरे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के प्रोवाइडर्स कौन कौन है? कौन कौन आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा देगा? प्रोवाइडर्स कौन कौन है? एक तो बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसा कौन देता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स। दूसरा, बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को पैसा कौन देता है? कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, दोनों हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। तो बेसिकली कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है, कंपनी के जो भी डिबेंचर होल्डर्स है, उन्होंने आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपके बिजनेस के अंदर पैसा डाल रखा है। तो अगेन वो उस रिटर्न में, उस पैसे के रिटर्न में आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप बताओ? एक नॉर्मल सा आपको डायग्राम बनाती हूँ। सबसे पहले तो बताओ कंपोनेंट्स क्या है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कंपोनेंट्स क्या है? बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस किस चीज से बन के मिली है। ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपके बिजनेस की कैपिटल में आपके क्या होते हैं? डेब्ट। क्या होते हैं? डिबेंचर्स। क्या होते हैं बेटा? आपके डिबेंचर्स होते हैं। दैट इज आपका डेब्ट कंपोनेंट होता है। सेकंड, आपके बिजनेस के लिए कौन सी कैपिटल आती है? अगली, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या आती है? आपके बिजनेस को रन करने के लिए हमारी आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। और लास्ट में बिजनेस के पास खुद का भी तो कुछ पैसा होता है, जो कि बिजनेस किस नाम से कहता है मैम? वो कहता है रिटेन्ड अर्निंग। ऐसा पैसा जो कि किसी को नहीं दिया, वो बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये चार ही तरीके हैं आज के डेट में: डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, जिससे हमारी कैपिटल बनती है बिजनेस की। ये सारा पैसा मिलके बिजनेस की कैपिटल बनती है। अब इस कैपिटल की हमें कॉस्ट निकालनी है कि भाई अगर मेरी कंपनी के अंदर डिवेंचर्स है, अगर मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो मुझे उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या होगी? नॉर्मल सी बात है, अगर डिबेंचर होल्डर्स है, उनके पास डिबेंचर्स है कंपनी के, तो हमें उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड। तो हमें उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। और रिटेन अर्निंग्स तो वही बात है, उनको भी इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू मिलाया जाता है। रिटेन अर्निंग्स वो पैसा जो कि बिजनेस के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये डेब्ट के पैसे, इंटरेस्ट किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल को जो डिविडेंड मिलेगा, इसके ऊपर जो कैपिटल पे डिविडेंड मिलेगा, वो किसको मिलेगा? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और बाकी रिटेन अर्निंग में वो पैसा आएगा जो कि बिजनेस के अंदर है। तो हमको चैप्टर क्लियर हुआ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो चार फॉर्म से आ रही है। अभी चार फॉर्म में पैसा ऐसे ही नहीं आ जाएगा। इन चार फॉर्म में पैसे के साथ साथ जो पैसा आ रहा है आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर आपको डिबेंचर्स चाहिए तो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए तो आपको उनको डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड का जो रेट होगा फिक्स होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में जो डिविडेंड का रेट होगा वो पर ईयर बेसिस पे क्या हो रहा होगा? ग्रो कर रखा होगा, जो कि हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी उसके ऊपर आएगी। तो क्या इतना सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन आपको क्या कहती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न, इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जिन जिन लोगों ने कैपिटल के लिए पैसा दिया, कैपिटल में पैसा दिया, वो क्या बिजनेस से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। वो कॉस्ट निकालना ही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट है। अब कोई बच्चा पूछेगा मैम व्हाई दिस चैप्टर? ये चैप्टर हम पढ़े क्यों, हम कॉस्ट को कैलकुलेट करें ही क्यों? बिकॉज जब तक हम इस कॉस्ट की परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमको कितना एटलीस्ट प्रॉफिट इतना कमाना है ताकि हम ये बेयर मिनिमम ये कॉस्ट को कवर कर पाए। बेसिकली अगर मैं डिबेंचर ही दे रही हूँ 10% के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड जा रहा है मेरा 10% का, इक्विटी शेयर कैपिटल पे मेरा डिविडेंड जा रहा है 7% का, और इतना पैसा मैं बिजनेस में रिटेन करी एक्सवाइजेड मान लो कोई भी अमाउंट है, तो मुझे एक वो परसेंटेज चाहिए जो कि मुझे कमानी है अपने बिजनेस के लिए, ताकि मैं एटलीस्ट ये वाली कॉस्ट तो अपनी बियर कर पाऊं। तो वही मेरा रेलेवेंस है चैप्टर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ये सारे फॉर्मूलाज होने के बाद, ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद हमारा एक आता है और टॉपिक विच इज कॉल्ड
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैम अभी WACC का क्या मतलब है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक बिजनेस का पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, हम उस बिजनेस के अंदर दिखाते हैं कि डिबेंचर का इतना पैसा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इतना पैसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल का इतना पैसा और रिटेन अर्निंग में इतना पैसा आया है। उसके बाद हम उनके वेट्स निकालते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग्स में, बिजनेस की जितनी भी टोटल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग्स में इनके वेट निकालते हैं और फिर इनके रेट से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आता है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसके अंदर तो हम इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, जब इन सबको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा WACC का क्वेश्चन बनता है, हम आगे करेंगे इस पे, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे हम डेप को, ठीक है। चलो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डेप। किसको, कॉस्ट ऑफ डेप। कॉस्ट ऑफ डेप को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप को हम डिनोट करते हैं KD से। के का मतलब क्या है, वैसे तो कॉस्ट मतलब C से होता है, पर यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे, K से। और D का मतलब क्या है, डेप। तो KD से हम डिनोट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेप को, ठीक है। अब जो डेप होती है हमारी बेसिकली दो तरीके से इन्होंने बाइफरकेट करके दिखाई है। दो तरीके से कौन सी डेप होती है मैम, एक होती है इररिडीमेबल, ऐसे डिबेंचर्स जो अभी इनकी डेट ऑफ रिडेम्पशन नहीं आई है, इररिडीमेबल है वो। और एक वो डिबेंचर्स जो कि रिडीम होने वाले हैं, रिडीमेबल, ठीक है। एक वो जो कि रिडीम होने वाला है और एक वो जो कि इररिडीमेबल है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस। अब इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना और इसी के हिसाब से इसका फॉर्मूला बन के प्रिपेयर होता है। फॉर्मूला क्या है, अगर आपके इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, अगर आपकी इररिडीमेबल डिबेंचर्स है तो कॉस्ट ऑफ डेप क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेप होगी आपकी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू में 100। एनपी का मतलब क्या है, एनपी का मतलब है मैम मेरा नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स नॉट प्रॉफिट, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है, वो सारा पैसा जो कि मुझे एक डिबेंचर से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टैक्स रेट। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट ही दोगे, ठीक है। अच्छा अगर तो मेरी ये रिडीमेबल है तो फिर केडी का कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है। प्लस क्या करेंगे इसके अंदर, RV विच इज रेजिडुअल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, ठीक है। उसके बाद हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर से, और होल को हम डिवाइड कर देंगे redeemable value plus net proceeds by 2, that is redeemable value plus net proceeds के एवरेज से। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला है जब हमारे जो डिबेंचर है कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो रिडीमेबल नेचर की है तो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर लेना। तो यहाँ पे RV का मतलब क्या है, RV का मतलब है यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू, कि जो हमारे डिबेंचर्स है वो रिडीम किस वैल्यू पर होंगे, जो हमारे डिबेंचर्स है वो किस वैल्यू पर रिडीम होंगे। तो दोनों फॉर्मुलास क्लियर है। आई होप आप मेरे साथ फॉर्मुला शीट बनाते जा रहे हो, बिकॉज वो फॉर्मुला शीट बेटा आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज आपको कुछ खोलना ही नहीं है। आपको पता है कि ये 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे करके जाना है और ये सारे फॉर्मुलास मुझे पढ़ के जाने हैं। चलो आप सबसे पहले तो आ जाओ इररिडीमेबल के ऊपर। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या बताई मैंने, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। अब पहले कौन बच्चा समझदार है जो मुझे बताएगा कि मैम यहाँ पे 1 माइनस टैक्स का मतलब क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है टैक्स सेविंग, इसका मतलब क्या है, टैक्स सेविंग। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से कम टैक्स पे करना होता है, कम टैक्स पे करना होता है। जेन्युइन बात है, कैसे है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इंटरेस्ट की वजह से आपको कम टैक्स पे करना होता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, जितना हमने सेव किया, जितना हमने, जितना हमने सेव किया, क्या सेव किया, जितना हमने टैक्स सेव किया उतना इंटरेस्ट से कम कर देते हैं। अभी लिख लो फिर समझाती हूँ। ताकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, ताकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट आए, जो एक्चुअली में हम पे करेंगे, जो एक्चुअली में हम पे करेंगे। अब आ जाओ, अब समझाती हूँ, ये मैंने आपको लिखवाया है क्या, ठीक है। चलो सबसे पहले तो लेट सपोज हमारे पास दो केस सिनारियो है।
दो केस सिनेरियो कैसे? एक केस सिनेरियो जिसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट आया है वो है 100 रुपीज। अगला केस सिनेरियो जिसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट है अगेन कितना है? 100 रुपीज। अब इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? मान लो एट द रेट 10% का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, विच कम्स इक्वल टू 10 रुपीज का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस केस के अंदर नो इंटरेस्ट पेमेंट, कोई भी इंटरेस्ट हम पे नहीं कर रहे हैं। तो बताओ टैक्स जो लग रहा है मेरा एट द रेट 30% पे लग रहा है। डिटरमाइन करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन सेम, टैक्स जो मेरा लग रहा है एट द रेट 30% के हिसाब से लग रहा है। डिटरमाइन करना है मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब समझो किस सिनारियो में क्या हुआ। मेरा प्रॉफिट कितना? बेटा मेरा प्रॉफिट है ₹100। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करती हूँ बिकॉज जितने भी हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो टैक्स सेविंग होते हैं। तो 10 रुपीज का इंटरेस्ट माइनस हो गया विच कम्स इक्वल टू 90 रुपीज। ठीक है, ये मेरा क्या गया? पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करूंगी इसके अंदर से मैं टैक्स कितना? 30% का। माइनस करूंगी टैक्स कितना? 30% का। तो 90 का 30% निकालो, कितना आया? 27 रुपीज। तो 90 में से 27 गए, कितने बचे? 63 रुपीज, विच इज आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस सिनेरियो में आ जाओ। प्रॉफिट क्या है मेरा? 100 रुपीज। इंटरेस्ट कितना माइनस करना है? इंटरेस्ट मैम कुछ भी माइनस नहीं करना। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? अगेन 100 रुपीज। टैक्स कितना लगेगा मेरा इसके ऊपर? टैक्स 30% के रेट के हिसाब से कितना लगेगा? 30 रुपीज। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा मेरा? बताओ। 70 रुपीज। अब समझो दोनों सिनारियों में हुआ क्या। यहाँ पे इंटरेस्ट लगने की वजह से मुझे टैक्स पे कितना करना पड़ रहा है? 27 रुपीज का। इंटरेस्ट ना लगने की वजह से मुझे टैक्स पे कितना करना पड़ रहा है? 30 रुपीज का। समझ रहे हो? इंटरेस्ट लगने की वजह से कितना टैक्स पे करना पड़ा? 27 का। यहाँ पे कितना पे करना पड़ा? 30 रुपीज का। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अगर मैंने अपनी कंपनी के अंदर डिबेंचर इंट्रोड्यूस करे, डेप्ट इंट्रोड्यूस करा, तो बेसिकली एक तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा बिकॉज डिबेंचर्स आ गए हैं। अगेन मुझे टैक्स की जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी बिकॉज डिबेंचर्स जो होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट है वो क्या है? मेरा टैक्स सेविंग है। मतलब इंटरेस्ट ही सिर्फ एकमात्र ऐसा खर्चा है जो कि टैक्स लगने से पहले आप माइनस कर सकते हो ताकि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो कम आए। कम आएगा तो ऑफ कोर्स कम टैक्स आपके ऊपर लगेगा। तो देखो इसी को उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट कितना है मेरा? इंटरेस्ट है मेरा 10। टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स मेरे पे लग रहा है 30% का विच इज 0.3। ठीक है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.7। तो 7 रुपीज का आपको क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो एक चीज समझो मेरे साथ हुआ क्या। मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा था? 10 रुपीज का। पर टैक्स में मेरी 3 रुपीज की सेविंग हुई है। यहाँ पे कितनी रुपीज की? 30 रुपीज पे करने पड़ते अगर इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने 27 पे करे, दैट मीन्स टैक्स सेविंग कितनी हुई मेरी? 3 रुपीज की। तो इफेक्टिव जो इंटरेस्ट मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है वो कितना पे करना पड़ रहा है? 7 रुपीज का। सिंपल सी बात क्या है, आपको 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, आपको 10 रुपीज देने पड़ रहे हैं, पर वो 10 रुपीज देने के लिए आप 3 रुपीज सेव कर रहे हो। आप 3 रुपीज क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो। बिकॉज पहले आपको 30 रुपीज का टैक्स लगा था, अब आप 27 का टैक्स लग रहा है, विच मीन्स अब वो 10 रुपीज की वजह से आप 3 रुपीज सेव कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर नेट में देखो तो आप 7 रुपीज पे कर रहे हो, विच इज आर इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, अब पढ़ो मैंने क्या लिखवा रखा है। मैंने क्या बता रखा है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स क्या है? टैक्स सेविंग है। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट की वजह से कम टैक्स पे करना होता है। यस, अभी हमने प्रूफ करा। इंटरेस्ट लगा तो हमें टैक्स कितना कम पे करना पड़ा। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एफएम के पेपर में हमेशा 1 माइनस टैक्स जो हो रहा है आपका, क्यों हो रहा है किसी को रीजन नहीं पता, बस अंधाधुन फॉर्मूला रट के हम कर रहे होते हैं। बट आज समझो कि क्यों। बिकॉज इंटरेस्ट जो होता है टैक्स सेविंग है। जितना हमने सेव किया टैक्स, हमने कितना सेव किया? 3 रुपीज का हमने टैक्स सेव किया, उतना इंटरेस्ट से कम कर देते हैं। उतना हम इंटरेस्ट से कम कर रहे हैं बिकॉज देखो यहाँ पे 3 रुपीज का मैंने टैक्स सेव किया, इंटरेस्ट कितना पे कर रही हूँ मैं? 10 रुपीज का। 3 रुपीज मैंने माइनस करा तो मेरे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट जो कितना पे करना पड़ रहा है मुझे? 7 रुपीज का। क्लियर है? तो वही चीज बता रहे हैं, जितना हमने सेव किया टैक्स उतना इंटरेस्ट से कम कर देते हैं ताकि इफेक्टिव इंटरेस्ट जो हम अपनी जेब से एक्चुअल रियलिटी में पे करें वो हमें कम पे करना पड़े। ठीक है, वो हमें एक्चुअली में
कम पे करें। क्लियर है? कम पे करें। चलो, 1 माइनस टैक्स का फंडा क्लियर हो गया, क्यों आया, कैसे आया, एब्सोल्युटली क्लियर। फॉर्मूला दोनों रिवाइज हो गए, फॉर्मूला फिर से पढ़ लो एक बार। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैपिटल जो हिस्से होते हैं उसके 4 हिस्से होते हैं, डेप्थ, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। उसके बाद हम इसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ताकि बिजनेस को पता चले कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम बिजनेस को कितना कमाना है ताकि वो इन सारी कॉस्ट को इजिली फुलफिल कर पाए। ठीक है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, इसको हम जाना जाते हैं कट ऑफ रेट से, कि भाई कितना रेट तुम्हें कमाना है, एटलीस्ट बिजनेस को कितना प्रॉफिट कमाना है ताकि सारी चीजें हम कवर कर पाए। ऑल्सो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, बिजनेस के पास इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मिनिमम होना ही चाहिए ताकि वो अपनी इस कैपिटल के कॉस्ट को कवर अप कर पाए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गए आपको। इसका फॉर्मूला क्या है, केडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। और यहाँ पे केडी का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस क्या कर रहे हैं, रिडीमेबल वैल्यू, कि जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे। ठीक है, माइनस करें नेट प्रोसीड्स की, आज की उसकी वैल्यू क्या थी, नेट प्रोसीड्स कितना पैसा मिला मुझे डिबेंचर से और कितने पे मैं उसको रिडीम करूंगी, डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक वो डिबेंचर मेरे पास था, मतलब कितने साल तक वो डिबेंचर जो था हमने दे रखा था, डिवाइड करेंगे, होल डिवाइड करेंगे रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स के एवरेज से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 ताकि हमारा आंसर जो है वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर आए। चलो, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कमानी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज 100 करोड़ बाय द इशू ऑफ 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। क्या कह रहे हैं, कमानी लिमिटेड क्या चाहती है, उसको अपने बिजनेस के अंदर 100 करोड़ की जरूरत है। बिजनेस में कितने की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल कितनी चाहिए उसको, 100 करोड़ की उसको कैपिटल चाहिए। और कैपिटल फाइनेंस कैसे करेगी वो, डिबेंचर से अपनी कैपिटल का पैसा लाना चाहती है डिबेंचर से। अब डिबेंचर्स को मिल कैसे रहे हैं, 13% डिबेंचर्स मिल रहे हैं। तो 13% क्या है, 13% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई जो डिबेंचर मिल रहा है वो 13% का इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू है, और डिबेंचर जो मिल रहा है वो 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो डिबेंचर्स को जब मैं बेचूंगी, मतलब जब मैं डिबेंचर को सेल करूँ ताकि सामने वाला बंदा खरीदे उस डिबेंचर को, तो डिबेंचर कितने का बिकेगा बताओ, डिबेंचर कितने का बिकेगा, जल्दी जल्दी बताओ। डिबेंचर मेरा बिकेगा 10% डिस्काउंट के ऊपर। तो डिबेंचर की जो नेट प्रोसीड्स है वो कितनी आएगी, 100 माइनस 10%। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं द अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 4%। अब जब भी आप कोई भी इशू कर रहे हो अपने चाहे शेयर का डिबेंचर का, तो आपको कुछ अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं कभी कभार। अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस क्या, इन लोगों को उस डिबेंचर के बारे में बताना। तो बेसिकली वो जो डिबेंचर हम इशू करें तो कुछ अलग से कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, तो वो 4% की है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। हिंट ही आगे कि क्या फाइंड आउट करना है, मुझे केडी फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जब मेरा डिबेंचर इरिडीमेबल है तब मेरा केडी क्या होगा, जब मेरा डिबेंचर रिडीमेबल है तब मेरा केडी क्या होगा। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, ब्यूटीफुल नीट तरीके से हम इसको करेंगे। चलो, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है केडी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है। शॉर्टकट मेथड कौन सा है, देखो आप इस चैप्टर में 2 मेथड पढ़ोगे, एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड और एक होता है आपका YTM मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कैसा होता है। शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मुला बता रखा है ना वही फॉर्मुला आपको लगाना है, वो आपका शॉर्टकट मेथड है। क्लियर? चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे व्हेन डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल। जब जो हमारे डिबेंचर्स है, आई होप साथ साथ में लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी तभी बात बनेगी। जब हमारे डिबेंचर इरिडीमेबल है तब कैसे कैलकुलेशन होगी, और तब जब डिबेंचर्स जो है मेरे रिडीमेबल है तब कैसे मेरी बातचीत बनेगी। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, दोनों केसेस ले लिए, दोनों फॉर्मूला लर्न है हमें, फटाफट से निकाल दो। इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखना पेपर में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में आंसर गलत है, फॉर्मूला देख के टीचर नंबर दे देगा, फॉर्मूला ठीक से नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलो, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आएगा मैम मेरा केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। जब इरिडीमेबल है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। क्लियर? और यहाँ पे केडी का फॉर्मूला क्या होता था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स
ठीक है, इंटरेस्ट 1 माइनस एक्स प्लस करते थे रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन, और होल डिवाइड करते थे रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स के एवरेज से। क्लियर हो गया? दोनों क्लियर हो गए, दोनों के फॉर्मूला हमने लिख लिए। ठीक है, पेपर में मेंशन करके आ जाना। टी का मतलब यहाँ पे क्या है, एनपी का मतलब क्या है, आरवी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रोसीड्स, रिडीमेबल वैल्यू। चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते सबसे पहले। देखो क्या मुझे नेट प्रोसीड्स दे रखी है, मैं नेट प्रोसीड्स का आपको एक फॉर्मूला लिखवा के देती हूँ। नेट प्रोसीड्स, चलो पीछे लिखवा देती हूँ ताकि सारे नोट्स में एक बारी में आपको कवर हो जाए। ठीक है, चलो नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रोसीड्स का आपका फॉर्मूला है इक्वल्स टू जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो कुछ भी, जो भी फेस वैल्यू होगी माइनस करेंगे जो भी आपके डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंटेज, और माइनस करेंगे इसके अंदर से क्या, माइनस करेंगे इसके अंदर से फ्लोटेशन कॉस्ट। जो भी मेरी अंडर राइटिंग की कमीशन वगैरह है वो सारी क्या पार्ट होती है, मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट ही। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज, ये दोनों लगेंगे किस पे, ये दोनों आपके फेस वैल्यू पे लगेंगे, कभी डायरेक्टली माइनस करते चले जाओ, दोनों आपकी फेस वैल्यू पे लगेंगे। मेरा नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला बन गया। अब एक चीज और कंसीडर करो, नेट प्रोसीड्स ना दो तरीके से है, मतलब बेसिकली आपके जितने भी शेयर्स होंगे, जितने भी डिबेंचर्स होंगे, दो तरीके से आपका इनका क्वेश्चन बन के आ सकता है। मैम दो तरीके कौन से, या तो जो आपके शेयर्स होंगे वो एग्जिस्टिंग होंगे, या जो आपके डिबेंचर शेयर डिबेंचर्स होंगे वो न्यू होंगे। तो जब भी अगर एग्जिस्टिंग वाले होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हो, तब आप कंसीडर करोगे उनका करंट मार्केट प्राइस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आज उस डिबेंचर का शेयर का प्राइस क्या है। और जब भी आप न्यू डिबेंचर का शेयर इश्यू करोगे तब आप कंसीडर करोगे उनका क्या, नेट प्रोसीड्स। उनकी क्या कंसीडर करूंगी मैं, नेट प्रोसीड्स। तो इन केस समझो मेरी बात, समझो दोनों क्यों समझाए मैंने आपको। इन केस आपका क्वेश्चन जो है वो न्यू डिबेंचर्स क्या है, न्यूली अपने सारे शेयर और डिबेंचर को इश्यू करा, एग्जिस्टिंग नहीं है, तो करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, उसको मारना है आपको, इग्नोर, और नेट प्रोसीड्स को उठा लो। नेट प्रोसीड्स निकल लेगी कैसे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मुझे नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला मैम पता चल गया, तो मुझे पता चल गया कि नेट प्रोसीड्स एनपी इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू माइनस क्या, डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अपने आप से इसको मतलब एक्सटेंड करके लिख देना कि एफ बी का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, और ये मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है। फेस वैल्यू कितनी है, 100। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, डिस्काउंट हम दे रहे हैं मैम 10%। डिस्काउंट किस पे दोगे, हमेशा फेस वैल्यू पे दोगे, तो 100 का 10% मेरा डिस्काउंट है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, 4%। तो 100 का 4% जो है मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो 100 माइनस 10, 100 का 10% 10, 100 का 4% 4, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 14, ये कितनी आ जाएगी आपकी 86। तो 86 रुपीज क्या है मेरी नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स क्या आई है मेरी 86 रुपीज। क्लियर हो गया? चलो अब फॉर्मूला में पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना, अब तो फॉर्मूला में पुट करना है। इंटरेस्ट कितना है मेरा, मैम इंटरेस्ट ये तो दे रखा 13%, 13% क्या है मेरा इंटरेस्ट, तो 13 मेरा इंटरेस्ट है। क्लियर? उसके बाद 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना देना है मैम, एग्ज्यूम टैक्स रेट रुपीज 35%, टैक्स रेट कितना 35%, तो 35% को कैसे लिखूंगी 0.35 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स कितनी है मेरी 86 मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि मेरा जो आंसर है वो परसेंटेज फॉर्म के अंदर निकल कर आ जाए। तो 13 1 माइनस 0.35 बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 0.35 इक्वल टू 0.65 डिवाइड बाय 86 इंटू में 100, कैलकुलेट करो इसका आंसर कितना आएगा। ये आपका आएगा अप्रोक्स 9.83%, विच इज माई केडी व्हेन द डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल इन नेचर। क्लियर हो गया, ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है मेरा, सेकंड कह रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। तो केडी कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट वही सेम 13, टैक्स कितना है 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, किस वैल्यू पे रिडीम होंगे बताओ जरा। बोल रहे हैं रिडीम होंगे एट 15% प्रीमियम, किस पे रिडीम होंगे 15% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो रिडीमेबल वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, रिडीमेबल वैल्यू बन जाएगी फेस वैल्यू प्लस 15%। वही तो बोल रहे हैं रिडीम होंगे कितने साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद वो रिडीम होंगे 15% प्रीमियम के ऊपर। तो रिडीमेबल वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी 100 प्लस 15%, दैट इज 115। ठीक है, सीधा ही लिखो इसको यहाँ पे 115 क्या है मेरी रिडीमेबल वैल्यू। समझ में आ गया कैसे आई है। नेट प्रोसीड्स आपको पता ही है कितनी है 86,
एन कितने, नंबर ऑफ ईयर्स कितने, नंबर ऑफ ईयर है मैम 10, होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 115, नेट प्रोसीड्स कितने हैं मेरे 86 डिवाइड बाय 2। क्लियर। इसको आप सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 13 0.65, ठीक है, प्लस 115 माइनस 86, बताओ कितना आएगा 115 माइनस 86 कितना आएगा, ये आएगा आपका 29 डिवाइड बाय 10, ठीक है। और इसको करना 115 प्लस 86 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 100 100.5। इसको आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा 0.65 इंटू में 13, ये आएगा आपका 8.45 प्लस 29 डिवाइड बाय 10 2.9 और होल डिवाइड बाय 100.5, तो ये आपका आएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 11.29%, that is my KD when the debentures are redeemable in nature. Clear? क्या कुछ मुश्किल हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या कोई मुश्किल हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं। रिपीट कर दूं, व्हेन डिबेंचर आर इरिडीमेबल, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। 1 माइनस टैक्स क्यों कर रहे हैं, हमें क्लियर हो गया। इंटरेस्ट क्या है, जो भी डिबेंचर का हमारा कूपन रेट है, जिस परसेंट पे डिबेंचर है वही तो इंटरेस्ट है। अब याद करो, जब भी हम अपने शेयर का चैप्टर करते थे, डिबेंचर का चैप्टर करते थे, तो यहाँ पे जो परसेंटेज लिखी होती थी उसी पे तो हम अपना डिबेंचर का इंटरेस्ट देते थे, शेयर को उसी पे तो डिविडेंड देते थे, तो वही चीज है। उसमें नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। हो सकता है काफी बार फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो, काफी बार डिस्काउंट ना हो, तो उनको जीरो एज्यूम कर लेना। क्लियर। उसके बाद सेम वही नेट प्रोसीड्स कैसे, मैंने आपको बता रखी है, हमारी अगर जो शेयर डिबेंचर है एग्जिस्टिंग है तो करंट मार्केट प्राइस, न्यू है तो नेट प्रोसीड्स। बेसिकली प्लानिंग टू रेज 100 करोड़, प्लानिंग टू रेज मतलब शेयर या डिबेंचर्स जो है वो इशू करेंगे, एग्जिस्टिंग नहीं है, न्यू है, तो न्यू है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, उनकी नेट प्रोसीड्स, क्या कंसीडर करेंगे, उनकी नेट प्रोसीड्स, तो वही हमने चीजें कंसीडर करी है। क्लियर। नेट प्रोसीड्स 86 आई, हमने यहाँ पे पुट करा, टैक्स माइनस करवाया और यहाँ पे हमारी अमाउंट आई। फिर डिबेंचर जब हमारा रिडीमेबल नेचर क्या, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, वही सेम चीज है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन। ये देखो एक चीज बताओ, ये क्यों कर रहे हैं, रिडीमेबल वैल्यू, जब डिबेंचर्स हमने इशू करे, वो सामने वाला बंदा उसको रिडीम करवाने आएगा, तो मैं उसको 110 रुपए दे रही हूँ। जो डिबेंचर था, वो जो डिबेंचर था, जब मैंने उसको बेचा था तो मैंने 100 में बेचा था, तो बेसिकली 10 रुपए का तो मुझे झटका लगा, 10 रुपीज का तो मुझे लॉस हुआ डिबेंचर पर, जो कि मुझे बेसिकली एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। जब मैंने डिबेंचर बेचा तो मैंने 100 पे बेचा, जब मैं इस डिबेंचर को रिडीम करी तो मैं 110 पे करी, 10 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। 10 रुपीज का वो डिबेंचर कितने टाइम पीरियड तक था सामने वाले के पास, 10 ईयर्स तक, तो 10 रुपीज का डिबेंचर, 10 रुपीज का जो लॉस है वो 10 ईयर्स तक सामने वाले के पास था, तो 1 रुपीज पर ईयर का मुझे जो लॉस है वो बुक करना है, तो मेरा लॉस हुआ, तो वही मेरे डिबेंचर की कॉस्ट में ऐड करा मैंने, और लास्ट में मैंने उसका एवरेज निकाल कर डिवाइड कर दिया। क्लियर है, सिंपल सॉल्विंग है, कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। चलो अब आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर डन। अब हम करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड कॉस्ट किसकी निकल कर आएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलो सेकंड चीज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर्मूला साथ साथ लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो तो अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस होती जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं केपी से। पी का मतलब क्या है मेरा, प्रेफरेंस शेयर्स, पी का मतलब है मेरा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इसकी भी अगेन दो बाइफर्गेशन होती है, या तो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इररिडीमेबल है, और या फिर जो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीमेबल नेचर के हैं, ठीक है। इररिडीमेबल का मतलब क्या, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी अभी रिडेम्पशन डेट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है, और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी रिडेम्पशन डेट जो है वो प्रिस्क्राइब हो चुकी है। तो इररिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है वो समझो, इररिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देते हो, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम हम देते हैं पीडी, पीडी का मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड करेंगे इसको नेट प्रोसीड से मल्टीप्लाई बाय 100। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैम यहाँ पे 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं किया, अरे प्रेफरेंस शेयर पे तो टैक्स सेविंग मिलती ही नहीं है। मैम क्यों नहीं मिलती, फ्लो समझो, पता है फ्लो क्या होता है, आपका कंपनी का आया प्रॉफिट, प्रॉफिट में से माइनस करते थे हम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद आता था हमारा पीबीटी, यहाँ तक क्लियर है। पीबीटी से माइनस करते थे टैक्स, तो फिर आता था मेरा पीएटी, पीएटी से माइनस होता था मैं प्रेफरेंस डिविडेंड,
फिर आता था मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड करते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मेरा आता था अर्निंग पर शेयर। तो ये फॉर्मेट तो हमें पता ही है कि इस फॉर्म में हमारी पेमेंट होती है। अब एक चीज समझो, जब हमारी पेमेंट ऐसे हो रही है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या टैक्स सेविंग मिलेगी? क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स सेविंग मिलेगी? नहीं मैम, टैक्स सेविंग तो नहीं मिलेगी, बिकॉज टैक्स तो ऑलरेडी हम ऊपर माइनस कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे वन माइनस टैक्स नहीं आएगा। क्लियर? चलो, अब इसके बाद अगर तो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीमेबल नेचर के हैं, तब मेरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? अगर मेरा डिबेंचर वाला याद है ना, तब ये तो बहुत ईजी है। कैसे? केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, पहले वहां पे क्या लिखते थे? इंटरेस्ट, वन माइनस टैक्स नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि टैक्स सेविंग है ही नहीं, तो फिर क्या लेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ईयर्स से, और होल डिवाइड करते थे हम रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स के एवरेज से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किससे? मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि आंसर मेरा परसेंटेज फॉर्म के अंदर निकल कर आ जाए। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? तो ये दोनों मेरे फॉर्मुलाज बन गए किसके? प्रेफरेंशियल इरिडीमेबल है तब क्या लगेगा, प्रेफरेंशियल रिडीमेबल नेचर के तब क्या लगेगा। ये क्या है मेरी रिडीमेबल वैल्यू की, किस वैल्यू पे मेरे जो शेयर्स है वो रिडीम होंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत तो इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलो, कुछ चीजें लिखवानी है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखो, नोट्स में लिखो, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो, फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो, सबसे पहली बात, अगर आपको इशू प्राइस जो है, जिस प्राइस पे इशू होगा वो नहीं गिवन, ठीक है, अगर इशू प्राइस नहीं पता, तो एज्यूम कर लो कि इशू प्राइस जो है आपका मार्केट वैल्यू के इक्वल है या फिर आपकी फेस वैल्यू के इक्वल है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मार्केट वैल्यू नहीं गिवन, तो मान लो वो फेस वैल्यू के इक्वल है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रिडेम्पशन की वैल्यू, दैट इज रिडीमेबल वैल्यू नहीं पता, बता नहीं रखा, तो एज्यूम करो कि वो इक्वल है आपकी फेस वैल्यू की, कि जिस प्राइस पे वो हमने इशू किया था उसी प्राइस पे हमने उसको रिडीम किया। 100 का इशू किया था, 100 का ही रिडीम किया, उस केस का ना जिसमें आपको क्वेश्चन के अंदर रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी हो। क्लियर? अच्छा, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, मान लो वो फेस वैल्यू ही है, इसी वैल्यू पे इशू प्राइस जो है आपका मार्केट वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, किस प्राइस पे इशू किया? जो कि उसकी मार्केट में वैल्यू है। अगर नहीं दे रखा स्पेसिफिक, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, फटाफट से कैलकुलेटर ले आओ, सॉल्व करो मेरे साथ। थोड़े से क्वेश्चन पता है हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तो आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, कीनम लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज 1 करोड़ बाय द इशू ऑफ 12% प्रेफरेंशियल। अगेन कौन से शेयर्स है? न्यू एग्जिस्टिंग मैम, न्यू शेयर्स है। क्या लगेगा? मार्केट प्राइस, करंट मार्केट, नेट प्रोसीड्स, करंट मार्केट प्राइस। मैम मेरा लगेगा नेट प्रोसीड्स। कहाँ पढ़ाया मैम? देखो यहाँ पढ़ाया मैंने आपको। अगर तो मेरे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो न्यू है, तो नेट प्रोसीज हम इसको कवर करेंगे, लेके चलेंगे। ठीक है, 100 रुपीज का एक है, डिस्काउंट पे दे रहे हैं 10% के। ठीक है, सबसे पहले तो नेट प्रोसीड से निकाल लो। नेट प्रोसीड इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस पूरा पूरा लिखना, डिस्काउंट माइनस मेरी क्या आएगी? फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 100, डिस्काउंट कितना आएगा? 100 का 10%, और क्या फ्लोटेशन कॉस्ट है? यस मैम, ये दे रखा है। अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 2%। कितने हैं? 2%। तो 100 का 2% क्या आ गई? मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। तो 100 - 10 - 2, 100 - 12 विच कम्स इक्वल टू 88 रुपीज की क्या आ गई? मेरी नेट प्रोसीड्स निकल कर आ गई। 88 रुपीज इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, डन हो गया। चलो, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुझको कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या निकालनी है मुझको? पता चल गया मैम, केपी निकालनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब जो मेरे प्रेफरेंस शेयर है वो इरिडीमेबल है, और तब जब मेरे प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल नेचर के, और मेथड कौन सा लगाना है? शॉर्टकट मेथड। जो हम मेथड लगा के चल रहे हैं वही हमारा शॉर्टकट मेथड है, वो मेथड हमें लगा के चलना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जब वो क्या है? इरिडीमेबल है, फटाफट से क्या लिखना है? फॉर्मूला मैम, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। फटाफट से मैंने फॉर्मूला चिपका दिया। चलो, अब प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है मुझको। कितने परसेंट का डिविडेंड लगेगा मैम? 12% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड लग रहा है। कितने का लग रहा है? 12% का। तो क्या बन जाएगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, कितना आएगा मेरा? ये आएगा मेरा 12।
डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स कितनी है 88 मल्टीप्लाई बाय 100 12 डिवाइड बाय 88 इंटू में 100 कितना आ जाएगा ये आएगा अप्रोक्स 13.63%। कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लो कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 88 13.63%। ठीक है चलो अब उनकी बात जब मेरे जो प्रेफरेंस शेयर है वो किस नेचर के है वो है मैम मेरे रिडीमेबल नेचर के। किस नेचर के है रिडीमेबल नेचर के। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस redeemable value minus net proceeds divide by n that is number of years और whole divide by redeemable value plus net proceeds divide by 2 multiply by 100। चलो 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 निकालो इसको फटाफट से। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है मैम 12। जो आपका हमेशा याद रखना जब भी आप डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करोगे जो भी आपको कूपन रेट दे रखा है वही आपका रेट ऑफ कूपन रेट जो दे रखा है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ डिविडेंड है। क्लियर चलो रिडीमेबल वैल्यू किस वैल्यू पे रिडीम होगा रिडीम 10 इयर्स के बाद होगा 15% प्रीमियम के ऊपर होगा। मैम ये तो डिबेंचर जैसा क्वेश्चन है यस 15% प्रीमियम के ऊपर होगा। तो मान लो अगर जो फेस वैल्यू 100 है तो 100 प्लस 15% दैट इज 115 रुपीज की उसकी क्या आ गई मेरी रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है तो 115 नेट प्रोसीड्स कितनी है 88 नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 10 क्योंकि 10th ईयर पे मैं उसको रिडीम करूंगी। होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 115 प्लस 88 डिवाइड बाय 10 और होल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 12 ये कितना आएगा 115 माइनस 88 ये आएगा आपका 27 और 27 को डिवाइड करोगे 10 से 27 को डिवाइड करा किससे 10 से तो आपका क्या आ जाएगा 2.7। नीचे देखो डिनोमिनेटर में 115 प्लस 88 कितना आ जाएगा 203 203 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 20.3। ठीक है और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। चलो आगे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 12 प्लस 2.7 कितना हो जाएगा 14.7 डिवाइड बाय 20.3। ठीक है डिवाइड बाय 20.3 कितना आ रहा है ये बताओ कितना आ रहा है बताओ मुझको जल्दी जल्दी कितना आ रहा है मुझको बता दो जल्दी जल्दी। ठीक है चलो फटाफट से 14.7 इसमें 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 किसमें मैम इसमें थोड़ी सी दिक्कत है इसको टोटल करो 115 प्लस 88 कितना आ जाएगा 203 और 203 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 101। यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है चलो इसकी वजह से हमारा ये हो जाएगा रिवाइज और ये आएगा हमारा 101.5। ठीक है ध्यान दिया करो कहीं फॉर्मूला गलत हो जाए तो ध्यान दिया करो ओके। चलो अब अगेन इसको भी ठीक करते हैं इसको आएगा 101.5 कितना आ जाएगा टोटल मेरा 14.7 डिवाइड बाय 101.5। ठीक है ये आएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दो ये आएगा आपका 14.48%। क्या आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या ये क्लियर है आपको कैसे निकाला बहुत इजी है यार कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है क्या उस बच्चे को कोई ट्रिक कर सकता है नहीं कर सकता। जिस बच्चे को सच्ची बताओ फॉर्मूला लर्न है क्या उस बच्चे को कोई ट्रिक कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है चलो ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।